हाँ, तो सारे बच्चे शांत बैठ जाएं, ठीक है। हमारा अध्याय अभी ख़त्म हो जाएगा। अगर किताबें हैं तो सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों को खोल लीजिए, ठीक है, और कॉपियों को खोल के रख लीजिए, ठीक है। जो जो मेन पॉइंट हैं उसे आप लिखते जाओ और हाथ फास्ट चलाते जाओ। तो देखिए, जितने भी बच्चे जो क्लास 8 में पढ़ते आने वाले बच्चे हैं, जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, सारे बच्चे वो सभी शांत हो जाएं। और बाकी और जो बच्चे हैं वो शांत बैठ के इधर देखते रहें, ठीक है। सभी बच्चे डिजिटल बोर्ड की तरफ देखो, स्मार्ट क्लास में देखो, सब डिजिटल बोर्ड सबको दिख रहा है। बहुत अच्छी बात। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो बात चली, देखिए आज देखिए हमारी जो क्लास है 8, ठीक, क्लास 8 है। और क्लास 8 में देखिए हमारा अध्याय है दूसरा। अध्याय कौन सा हमारा? और इस दूसरे अध्याय का देखिए नाम है मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक। तो आज हम इस अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक। तो सभी बच्चे तैयार हो जाएं और फिर भी किताबों को देखते हैं और बातें करना थोड़ा बंद कर दें। तो आज देखिए पूरा जो अध्याय है हमारा, जो मानव निर्मित वस्तुएं जो हमारा अध्याय है, उस पूरे के पूरे अध्याय को हमें आज क्या करना है? खत्म। तो पहले देखिए सभी बच्चे इधर देखिए, यहाँ पर देखिए शब्द लिखा हुआ मानव निर्मित वस्तुएं क्या है। तो हमारे पास अध्याय जो था ना, उस अध्याय का नाम था मानव निर्मित वस्तुएं। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर में मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर यह समझना है कि आखिर में मानव निर्मित वस्तुएं क्या हैं। पहले ये पॉइंट समझना है हमें, ठीक। सारे बच्चे देखो, तो यहाँ पर देखो शब्द लिखा है मानव निर्मित वस्तुएं, 3 शब्द लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एक का नाम है देखिए मानव, दूसरा नाम है निर्मित। निर्मित का मतलब होता है बनाना, वस्तुओं का मतलब कोई भी उपकरण, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आप गौर से देखिए, यहाँ पर तुम्हें स्लाइड दिख रही है, उस स्लाइड पर गौर से देखिए। स्लाइड पर ऊपर आपको पंखा दिख रहा है, स्लाइड पर सभी देखिए, स्लाइड पर पंखा दिख रहा है तुम्हें, ये जो वाटर हीटर दिख रहा है, ये देखिए नीचे वाला फैन है वो सीलिंग फैन है। ये देखिए बल्ब है, ये आयरन है प्रेस करने वाली, ठीक है। उसके अलावा देखिए ये टीवी जी बना हुआ है, ये देखिए मशीन बनी हुई है कपड़े साफ करने की। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये एक ई रिक्शा बना हुआ है जो बैटरी से चलता है, ठीक। एक क्या बना हुआ है ये मेरे पास? ई रिक्शा। उसके अलावा देखिए बहुत सारे खिलौने बने हुए हैं। और तुमने घर में देखा होगा मग्गा होते हैं, मग्गे देखे, मग्गे पानी वानी बने, ये सारी उपकरण ऐसे हैं, डिब्बे बिब्बे, तुम्हें अपनी किचन में अपने घर के पास में सारी चीज़ें बन जाएगी। इन सारी चीज़ों को गौर से देखिए, सारी चीज़ें क्या हैं? ये आना किसने बनाई हैं? मानव ने। तो ऐसी चीज़ें जो मानव ने बनाई हैं उसे हम कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। इतनी बात समझ में आई? तो देखिए इसका देखिए मतलब समझ लीजिए, वे वस्तुएं जिन्हें मानव के द्वारा बनाया गया है उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। अगर कोई पूछता है आकर के, यहाँ पर शांति नहीं बैठेगी लड़की, अगर कोई आकर के यहाँ पर पूछता है तुमसे कि बच्चे ये बताओ मानव निर्मित वस्तुएं किसे कहते हैं या क्या हैं, तो आप उन्हें आराम से जवाब दे सकते हैं कि वे वस्तुएं जिन्हें मानव के द्वारा बनाया गया है उन्हें हम मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं। बिल्कुल सीधी सरल भाषा मैंने ये चीज़ लिख दी है उनको, ठीक है। जैसे साइकिल इंसान के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। कार इंसान के द्वारा बनाया गया, जहाज इंसान के द्वारा, कपड़े ये भी सब इंसान के द्वारा ही बनते हैं। आज हम नए नए कपड़े पहनते हैं, ये सब किसके? इंसान के द्वारा। बर्तन, विभिन्न प्रकार के हथियार, हथियार देखे तुमने, कुल्हाड़ी है, ठीक है, बंदूक है, गन है, तोप है, हसिया है, ठीक है, चाकू है और भाला है, ये सब बहुत सारे हथियार भी हैं, ठीक है। तो मकान, मकान भी देखते किसने बनाया है? भाई चनाई करने के लिए गांव में सभी बच्चे देखें, चनाई करने वाला आते हैं, आज राजमिस्त्री होते हैं, राजमिस्त्री चनाई करते हैं, तो वो भी कौन बना रहा है? इंसानी तो बना रहा है। पंखा, कूलर, ये सभी क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं। सभी बच्चों की समझ में आ गया कि नहीं? मेन पॉइंटों को समझ लिए। अब देखिए अगली बात, देखिए हम यहाँ पर समझते हैं कि देखिए यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुएं एवं उनकी उपयोगिता। अब इनकी उपयोगिता की समझेंगे। तो जो भी देखिए मानव के निर्मित, मानव के द्वारा जो बनाई गई वस्तुएं, उसकी उपयोगिता भी तुम्हें देखनी है। आखिर में उसका कहाँ कहाँ पर क्या हो रहा है? उपयोग। तो देखिए जैसे कि वस्त्र इंसान के द्वारा बनाए गए, वस्त्र का उपयोग क्या है? देखिए आज तरह तरह के वस्त्रों का निर्माण मानव द्वारा किया जा रहा है,
तरह तरह के वस्त्र बनने हैं कहाँ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चले जाओगे, कंपनियों में चले जाओगे, ठीक। तो वहाँ पर सिल्क के आते हैं कपड़े, बहुत ही सारे विभिन्न प्रकार के कपड़े बन के आते हैं। आपको टेरिकॉट के मिलेंगे, बहुत सारे दुकान पर जाओगे तो तरह तरह के तुम्हें कपड़ों की डिजाइन दिखाएंगे। सभी कंपनियों से बनकर के आ रहे हैं, सारी कंपनियों को इंसान ने बनाया है, इसलिए क्या है, मानव ने बहुत अच्छे अच्छे वस्त्रों का क्या कर दिया है, निर्माण। जैसे सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, टेरिलिन, ये सब क्या है, मानव निर्मित, ठीक है। तो देखिए इनकी उपयोगिता क्या है, उपयोग की अगर हम बात करते हैं तो वस्त्र हमारे शरीर को ढकने का कार्य करते हैं। भाई हमें ठंड लग रही है तो ऊनी कपड़े पहनेंगे, हमें अगर गर्मी लग रही है तो सूती और हल्के कपड़े पहनेंगे, ठीक है। अगर हम बरसात में जा रहे हैं तो हम बरसाती पहन लेंगे कपड़े, तो ठीक है। इससे मतलब क्या है, तो इसका देखिए सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि इनसे कपड़ों से क्या, केवल हमारे वस्त्र को ढका जाता है, ठीक। तो वस्त्र ढकने का कार्य करते हैं, जिससे इनकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। समझ में आया। अगला देखिए, जैसे आप बात करते हो वस्त्रों की, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर गर्मियों में पहनते हैं तो गर्मियों में देखिए ये कपड़े पहन सकते हैं, बरसात में हम बरसाती पहन सकते हैं, जाड़ों में जाड़े। तो केवल कपड़ों का काम क्या है, सिर्फ हमारे वस्त्रों को ढकना है। मतलब क्या है, हमारे शरीर को ढकना, ठीक है। वस्त्रों का काम क्या है, केवल हमारे शरीर को ढकना। वस्त्रों का क्या काम है, हमारे शरीर को ढकना। आगे देखिए भवन निर्माण। अगर हम भवन निर्माण की बात करते हैं तो आज बाजार में तुम जाते हो, तुम बड़े बड़े, तुमने स्कूलों की बिल्डिंग देखी है, मंदिरों की बिल्डिंग देखी है, बहुत ही अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। आप जाओगे बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो आपको 10 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल, आपको बहुत सारी ऊंची ऊंची क्या मिल जाएंगी, इमारतें मिल जाएंगी, और बढ़िया बढ़िया आपको देखने के लिए मकान मिल जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं भवन निर्माण। तो भवन निर्माण को भी देखो, ये सब क्या है, ये सारी चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, मानव निर्मित, इंसान ने बनाई हैं। आज बड़े बड़े भवन का निर्माण भी मानव द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लगने वाला सामान जैसे सीमेंट, सरिया, गाटर, आज सब क्या है, मानव की देन है। सीमेंट भी भाई मानव ने ही बनाया है, सरिया भी मानव के द्वारा ही बन के आ रही है, ठीक है। और गाटर होता है, गाटर भी मानव के द्वारा बन के आ रहा है। आवाज़ आ रही है, इसे बंद कर दो। मानव के द्वारा बन के आ रहा है, ठीक है। अब इसकी उपयोगिता, बिल्कुल बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, दुनिया भर का शोरगुल हो रहा, बस ठीक है। देखिए आज कोई मनुष्य बिना घर के नहीं रह सकता। उपयोगिता क्या है इसकी, भवन का निर्माण क्या है, भवन का मतलब उपयोग कहाँ पर हो रहा है। जितने भी इंसान हैं, कोई भी इंसान ऐसा है जो घर में नहीं रहता हो, सभी को घर की जरूरत है कि नहीं। तो आज बिना घर के कोई रह नहीं सकता, ठीक है, जिससे इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है, ठीक। उसके अलावा देखिए घरेलू उपकरण देखते हैं हम। अगर हम घरेलू उपकरण की बात करते हैं तो सभी लोग घर में रहते हैं, तो घर में विभिन्न प्रकार के उपकरण होते हैं, बर्तन हैं, ठीक। बर्तन, साबुन, सिलाई की मशीन, टूथपेस्ट, सारी चीज़ घर में यूज होती है कि नहीं। तो देखिए आज घरों में उपयोग होने वाले बहुत सारे उपकरण भी मानव की ही देन है, सब इंसानों के द्वारा बनाए गए, ठीक। केवल कैसे, साइंस का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो सब साइंस क्या है, एक इंसान के द्वारा सोची समझी क्या है, एक तरकीब। जैसे साबुन, बाल्टी, बर्तन, सिलाई मशीन, टूथपेस्ट, ये सारी चीज़ हमारे घर में खूब यूज होती हैं। तो सारी चीज़ों को अगर हम गौर से देखें तो ये सारी चीज़ क्या है, मानव निर्मित है, मानव ने बनाया है। साबुन का उपयोग हम नहाने के लिए कर देते हैं, भाई हमें गर्मी लग रही है, हम नहाएंगे तो साबुन का प्रयोग करेंगे नहीं। बाल्टी का प्रयोग पानी भरने के लिए कर सकते हैं, हम पानी भर लेंगे, नहा सकते हैं, घर में पानी भरने के काम आती है बाल्टी। बर्तन खाने के लिए आएंगे, या कुछ और भी बर्तन ले लो, कटन, आटा भर के रख सकते हैं, दाल भर के रख सकते हैं, और भी सामान भर के रख सकते हैं। तो छोटे मोटे बर्तन हैं, जैसे कटोरी बटोरी गिलास है तो खाना खा सकते हैं, थाली के अंदर रोटी रख सकते हैं, और भी बर्तन होते हैं उनमें और भी सामान रख सकते हैं। सिलाई की मशीन, कपड़े सिलने के लिए, हमारे घर में कोई कपड़ा फट गया है या हमें कोई छोटा सा कपड़ा बनाना है
तो अगर हमारे घर के पास में हमारे घर पर ही सिलाई की मशीन है तो हम उस कपड़े को क्या कर सकते हैं, आसानी से सिल सकते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट दांत साफ करने के लिए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसे आप गौर से देखिए। अगर हम किसी भी चीज़ के यहाँ पर दिखने वाले उपकरण को देखिए गौर से, तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ मानव के द्वारा बनाई गई है। शीशा भी लगा हुआ है, ये टप है, टप के अंदर पानी भरा हुआ है, और ये बच्चा देखिए नहा रहा है, और ये टावल है, सब घरेलू चीज़ें हैं। टूथब्रश हो रहा हमारा, यहाँ पर पेस्ट का प्रयोग हो रहा है, ये क्या है, मानव निर्मित। उसके अलावा देखिए साबुन, डिटर्जेंट, जो भी कुछ बना रहे हैं सब बर्तनों में हमने पानी भर लिया साबुन का। तो ये सारी चीज़ें घरेलू हैं और सारे सामान को मानव के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कृषि के लिए अगर हम बात करते हैं तो पहले किसी समय पर अगर हम पीछे लौटते हैं, अब से 50 साल पहले अगर लौट जाएं, अब से 100 साल पहले अगर हम पीछे बात करें, 150 साल पहले की बात करें, 200 साल पहले की बात करें, तो उस समय पर कृषि करने के लिए कोई साधन नहीं था। इंसान क्या करता था, बैलों से ही काम चलाता था। ठीक, आज विज्ञान की वजह से, विज्ञान की देन से मानव ने आज कृषि के लिए अच्छे अच्छे ऐसे उन्होंने मशीनें बना रखी हैं, जैसे कि ट्रैक्टर। खेत जोतने के लिए 10 बीघा खेत है, आराम से 1 घंटे में उसे जुत जाएगा। ठीक, और चारा काटने की मशीनें बना रखी हैं। उसके अलावा आएगा गेहूं, बेजर, जो भी कुछ हो रहे हैं सब काटने के लिए, थ्रेशर वगैरह सब क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। सब क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। तो ये सब सारी चीजें क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। तो आज देखिए समझ के, अब देखिए यहाँ पर आज के समय, वहां से भर के लाना, ठीक है, धुल लेना थोड़ा, ठीक है। आज के समय कृषि के उपकरण बनने से कोई भी कृषि कार्य अब आसानी से किया जा सकता है। यह सभी उपकरण मानव के द्वारा ही बनाए गए। तो आज ये है कि कृषि का काम जो महीनों में हुआ करता था, जो दिनों में हुआ करता था, आज वो काम घंटों में हो जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा जो आज के समय मानव है, मानव ने जो हमारा जो काम पहले बहुत कठिन था उसे क्या कर दिया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान कर दिया। ठीक है, सब क्या है, मानव निर्मित वस्तुएं। उसके अलावा अगर अब हम बात करते हैं औषधियों की, तो देखिए हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं, हमें विभिन्न प्रकार के ऐसे रोग भी हैं जो हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे रोग, जैसे मान लीजिए टीबी रोग है, हैजा है, निमोनिया है, मियादी बुखार है, डेंगू है, आदि रोगों में विभिन्न प्रकार की जो दवाएं दी जाती हैं उन्हें मानव के द्वारा ही बनाया गया है। तो हम यह कहते हैं मानव ने इन सारी चीज़ों को, विज्ञान का प्रयोग करके सारी चीज़ों को उसने खुद बनाया है। आज बढ़िया बढ़िया दवा है तो कोई बीमारी है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अगर मानव इस सारी चीज़ों को, दवाओं को नहीं बनाता तो मानव में क्या होता, मानव में क्या होता, तो इंसान मर जाता। इसलिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, मानव निर्मित वस्तुएं। सारी चीज़ वस्तुएं हैं कि नहीं, मानव निर्मित। अब देखिए आगे संश्लेषित रेशे। अगर हम संश्लेषित रेशे की बात करें तो विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशे, जैसे कि नायलॉन। बाजार में चले जाओ, कपड़े वाले की दुकान से आप कह दो भाई मुझे नायलॉन के कपड़े दे दो, वो नायलॉन के कपड़े दे देगा। कह दो भाई मुझे पॉलिस्टर को दे दे, पॉलिस्टर को दे देगा। उससे कह दो भाई डेक्रोन को दे दे, डेक्रोन को दे देगा, रेयॉन को दे देगा। तो वो सारे कपड़े क्या करता है, ऐसे दे देता है। तो सारी के सारी जो वैरायटी कपड़ों की है, पहनने वाली है, सारी चीज़ क्या है प्यारे बच्चों, मानव निर्मित वस्तु है। ठीक है, उसके अलावा देखिए हम बात करते हैं प्लास्टिक की। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो ऐसा मुझे लगता है कोई बच्चा नहीं होगा जो प्लास्टिक को नहीं जानता होगा। ऐसा कोई बच्चा जो प्लास्टिक को नहीं जानता हो, सारे बच्चे जानते हैं नहीं प्लास्टिक को। ये आपको दिखने वाले ऊपर जो बर्तन दिख रहे हैं, सारे बर्तन क्या है, ये इधर स्विच लगा हुआ है, ये स्विच दिख रहा है, ये सब क्या है। अब देखिए प्लास्टिक भी 2 प्रकार की मुझे देखने के लिए मिलती है। इधर देखिए, इधर बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, सारे बच्चे डिजिटल बोर्ड पर देखिए। एक तो है थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक और एक है हमारे पास थर्मोप्लास्टिक। अब थर्मोस्टैटिक क्या है, इसका दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। अगर हम थर्मोस्टैटिक की बात करते हैं तो ये प्लास्टिक इस प्रकार का है, इसे हम दोबारा यूज नहीं कर सके, बहुत कड़ा होगा, हार्ड होगा,
तो इसको दोबारा हम एकदम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, चक्रण नहीं कर सकते। और थर्मोप्लास्टिक वो है, इसका पुनः चक्रण किया जा सकता है, जैसे कि पॉलीथीन, पीवीसी या पॉलीथीन वगैरह है, एक बार के लिए खराब हो गई तो उसे क्या करें, दोबारा भट्टी के अंदर डाल के दोबारा उसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चक्रण कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्लास्टिक ऐसी है जिसे हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर प्लास्टिक का देखें आज के समय पे जो प्लास्टिक बन रही है प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। मानव ने तो बना दी वो चीज़, इंसानों को ज़रूरत थी, उन्होंने प्रयोग करके उन्होंने प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ दे दी। आप बाजार में जाओगे तो चाय भी मिल जाएगी प्लास्टिक में, बहुत सारी चीज़ें, सब्जी लेने जाओगे वो भी आपको प्लास्टिक की पन्नी में देता है, जूते चप्पल कुछ भी लेके आप प्लास्टिक की पन्नी में रख के देगा, कोई भी खाने का सामान पैक करा के लाओ प्लास्टिक की पन्नी में पैक करके दे देगा। तो प्लास्टिक का यहाँ पर गौर से देखिए थोड़ी सी बातों में कि प्लास्टिक की अगर मैं बात करता हूँ तो प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है, ठीक है। तो देखिए इनके उपयोग के कुछ उदाहरण ये हैं कि जैसे दवा की गोलियाँ, अब वैसे तो हानिकारक है लेकिन उसमें उपयोग क्या करेंगे, जैसे तुमने दवा की गोलियाँ देखी हैं, दवा की गोलियाँ होती हैं, तो दवा की गोलियों को तुम देखते हो तो वो भी क्या प्लास्टिक के रैपर में बंद करके दे देती है, मतलब टिक्की जाती है गोली बंद करके आराम से पैकेट प्लास्टिक में होता है, ठीक है। तो वैसे भी देखें तो हानिकारक तो है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रयोग में आ रही है, जैसे दवा की गोलियों को रख सकते हैं, ठीक है, पैक करने के लिए। उसके घावों को सीने के लिए धागे जैसे कट जाते हैं ना तो कहते जाए डॉक्टर्स पर टाँके लगा देगा, तो वहाँ पर भी क्या धागे का प्रयोग कर रहे हैं वो प्लास्टिक का, ठीक है। उसके अलावा देखिए सरिंज का प्रयोग कर रहे हैं, ये देखो सरिंज दिख रही है आपको, सरिंज का प्रयोग हो रहा है। उसके बाद चिकित्सकों के दस्ताने, जो बहुत सारे डॉक्टर होते हैं तो ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर जब करते हैं, बड़े बड़ी जगह पर जाकर के ऑपरेशन करते हैं या बैठते हैं तो किसी भी चीज़ पे उनके हाथ पे कीटाणु न लगें गंदे, जिससे वो बीमार हो जाएं, तो इस वजह से वो क्या करते हैं, दस्तानों को पहन लेते हैं, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों में क्या है, यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। अगर हम बात करें माइक्रोवेव, ये है माइक्रोवेव, जिसके अंदर में कोई भी खाना बना लिया है हमने, तो उस खाने को अगर हम इसके अंदर रख दें तो खाना क्या हो जाता है, हमारा गर्म हो जाता है, ठीक, खाना गर्म हो जाता है। तो इसको भोजन को पकाने तो विशिष्ट प्रकार के पात्र उपयोग में लाए जाते हैं, जैसे माइक्रोवेव। इसमें क्या है, हम अपने खाने को गर्म है मेरा खाना, वो आसानी से क्या है क्या, मतलब ठंडा खाना हो जाता रखा है, तो इससे आसानी से क्या कर सकते उसमें गर्म कर देते खाने, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्लास्टिक की बात करते हैं। उसके अलावा देखिए टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्रकार की प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, यह भोजन पकाने के काम में आती है। टेफ्लॉन की बात करते हैं, तो मैंने नॉन स्टिक बर्तन देखे सभी ने, नॉन स्टिक बर्तन देखे किसी ने, नॉन स्टिक बर्तन वैसे होते हैं उस पर अगर तेल वेल नहीं डालो, उसमें कोई भी चीज़ डाल दो तुरंत पक जाती है। मैंने यहाँ पर फोटो नहीं लगाया क्योंकि स्लाइड बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से पिछली साल की मेरी क्लास की स्लाइड है उसे देख लेना, वो मैंने तीन लेक्चर में किया था पूरा कंप्लीट, इसलिए मैंने स्लाइड छोटी बना दी है। इसे मैं 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर ख़त्म करनी है इस वजह से, क्योंकि कोर्स पूरा हो नहीं पाता समय पर, वैसे ही बच्चे आते नहीं हैं, ठीक। तो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं जो काले काले बर्तन से होते हैं, उस पर काली पन्नी से चढ़ी होती है, उसी को नॉन स्टिक बर्तन कहते हैं। ये सारी चीज़ क्या टेफ्लॉन प्लास्टिक है। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो देखिए, तो कुछ इस प्रकार के प्लास्टिक होते हैं जो आसानी से क्या बायोडिग्रेड हो जाते हैं, जैव निम्नीकरण होता है। जैव निम्नीकरण का मतलब होता है यहाँ पर कि वो आसानी से गल जाते हैं, ठीक। तो जो आसानी से गल जाते हैं उनको देख लिए जो कैसे गल रहे हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गलते ही नहीं हैं, ठीक। तो ये देखिए प्लास्टिक मैंने ऊपर जो हाईलाइट कर रखी है, ये वो प्लास्टिक है जो आसानी से गल सकती है, भले ही थोड़ा समय लेगी मगर ये आसानी से गल सकती है। और नीचे वाली जो प्लास्टिक नीचे बची है ये गल नहीं सकती है, अगर ये गल भी रही है तो इसे गलने में कई साल लग जाएंगे। तो देखिए पहली बात, सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि, तो इस प्रकार की बात करें जैसे सब्जी के फल और छिलके, इस प्रकार चीज़ें होती है, कोई भी सब्जी का छिलका वगैरह या कोई भी चीज़ है वो आसानी से, इस प्रकार की जो होती है चीज़ वो आसानी से गल जाती है, ठीक है। उसके अलावा तुमने सब्जी को देखा है, सब्जी लेकर सब्जी के जो छिलके होते हैं, सारी चीज़ को आप किसी डस्ट में डाल दो तो वो सारी चीज़ गल जाएगी। गल रही है
वो अच्छी है, तो ये चीज़ गल रही है। कागज़ की बात करते हैं तो कागज़ की अगर हम ले लें तो कागज़ भी देखिए 10 से 30 दिन के आराम से आसानी से ये गल जाएगा। उसके अलावा अगर हम सूती कपड़ा की बात करते हैं, सूती कपड़ा भी 2 से लेकर 5 माह में आसानी से गल जाएगा। उसके अलावा देखिए बात करते हैं लकड़ी की, तो लकड़ी भी ऐसी चीज़ है जो गल सकती है। ऊनी वस्त्र की बात कर सकते तो ऊनी वस्त्र भी ऐसे हैं कि ये लगभग में ये मान के चले थोड़ा बहुत समय लेंगे, ये गल जाएंगे। बट हम बात करते हैं प्लास्टिक की, अगर कोई नॉर्मल टाइप की प्लास्टिक है तो वो तो आसानी से गल जाएगी। जैसे मान लीजिए हमारा कपड़े गलने में कुछ समय ले रहा है, जैसे मेरी ऊनी वस्त्र है उसे गलने में समय ले रहा है, तो कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है वो आसानी से गल तो सकती है, बहुत हल्की प्लास्टिक हो, बट ज़्यादातर कंडीशन में हम बात करते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो गल नहीं सकती। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी हैं जैसे टिन है या एल्युमिनियम है या अन्य धातुओं के डिब्बे। तुमने कभी कभी वो देखा है, गोलियों के पैकेट देखे हैं, तो गोलियों का पैकेट जो होता है, गोलियों का पैकेट एल्युमिनियम की पतली लेयर होता है उसके अंदर रख देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद एल्युमिनियम। फॉइल पेपर देखा तुमने, फॉइल पेपर सा एक, उस पर रोटी पैक करते हैं, रोटी पैक करते देखा, वो भी एक एल्युमिनियम की क्या है, पतली लेयर है, ठीक है, पतली परत होती है, ठीक है। तो उसके अलावा तुमने वो देखा है जिसमें कुछ ठंडा वगैरह होता है, एक प्लास्टिक का बाउंसर से होता है, तुमने देखा तो कोका वगैरह कोक वगैरह लिखा तो डब्बा सा होता है, उसे हम खोल के देखते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे टिन वगैरह ये धातुओं के बने होती हैं। तो इनकी अगर बात करें तो ये धातुओं बनी हुई चीज़ें, तो इन्हें देखिए गलने में थोड़ा वक्त लग रहा है, ठीक है, 100 वर्ष भी लग रहे हैं, थोड़े अधिक वर्ष में। तो ये गलने में इनमें मतलब ये गल नहीं पा रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, गल नहीं पा रहा है, यानी नष्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं प्लास्टिक की थैलियों की बात करें जो बहुत हार्ड होती हैं, जैसे प्लास्टिक के पाइप देखे तुमने, प्लास्टिक की बहुत पतली पन्नी होती है, वो तो चलो गल जाएंगी, सब्जी लेके आते हैं नॉर्मल, लेकिन प्लास्टिक के पाइप देखे तुमने, बहुत प्लास्टिक के पाइप जिसमें पानी वगैरह की फिटिंग होती है, वैसी फिटिंग होती है, बहुत सारी जो हैवी प्लास्टिक होती है, तो वो प्लास्टिक क्या होती है, वो प्लास्टिक गल नहीं पाती है। नदी नालियों में कहीं पर फंस गई तो वहाँ पर पानी को रोक देगी, पानी को गंदा ही करती रहेगी, ठीक। तो वो प्लास्टिक क्या है, गल नहीं पा रही है। तो जब प्लास्टिक जो चीज़ गल नहीं पाएगी वही हमारे पृथ्वी के लिए क्या होगी, हानिकारक। जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण करती है, तो प्रदूषण कर रही है, ज़मीन के अंदर डाले तो ज़मीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्या कर रही है, दिक्कत, क्यों गल नहीं पा रही है। तो प्लास्टिक की अगर देखा जाए तो हमारे शरीर के लिए क्या है, ज़्यादातर नुकसानदायक है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ हमारी किताब का, उस चार्ट को हम देख लेते हैं कि अगर हम बात करते हैं पॉलीथीन की, पॉलीथीन का उपयोग कहाँ देगा, थैली, न टूटने वाली बोतल, पाइप, बाल्टी आदि बनाने में। तो पॉलीथीन भी हमारे पास क्या है, एक प्लास्टिक होती है, इस प्लास्टिक को हम पॉलीथीन कहते हैं। तो इससे थैलियाँ वैलियाँ और बहुत सारी बोतलें बनती हैं। एक्रिलिक, एक्रिलिक भी मेरी एक प्लास्टिक होती है, जिसमें कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में उस प्लास्टिक का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। पॉलीप्रोपिलीन, ये भी मेरे पास प्लास्टिक है, इससे देखिए रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। स्टाइरॉन, थर्माकोल, इसे देखिए पैकिंग में, ठीक, पैकिंग में थर्माकोल देखा तुमने, थर्माकोल, थर्माकोल नहीं तो हल्का हल्का सा होता है, सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। अब कोई भी टीवी लेके आए या कोई भी सामान लेके उसकी पैकिंग कर देते, उसे रख देते बीच बीच, उसमें अलग ऐसे करके थर्माकोल को, सफ़ेद सफ़ेद थर्माकोल नहीं देखा तुमने, दुकानों बहुत मिल जाए थर्माकोल, पैकिंग आ जाता है, यहाँ पर है नहीं, मैं अभी तुम्हें दिखा देता है यहाँ पर, ठीक। तो पैकिंग में खिलौने विलौने पैकिंग के। उसके बाद मेलामाइन, बर्तन बनाने में, बैकेलाइट का प्रयोग, बिजली के प्लग, स्विच, कंघी, पेन इत्यादि बनाने में, ठीक है। टेफ्लॉन का प्रयोग प्लास्टिक का कहाँ पर करते हैं, नॉन स्टिक का बर्तन बनाने में, ठीक है। तो कोई भी मेरे पास ऐसा बर्तन है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं तो बन जाते हैं मेरे क्या, नॉन स्टिक बर्तन बन जाते हैं। देखिए एक चेतावनी दे रखी है, चेतावनी दे रखी है, प्लास्टिक हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये बात चलो ठीक है, प्लास्टिक बन रही है, प्लास्टिक का प्रयोग हम लैपटॉप बनाने में करें, मोबाइल बनाने में करें, टीवी बनाने में कर रहे हैं, अपने गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में सीट के नीचे लगा देते हैं, खिड़कियों में लगा देते हैं, ये लड़की शांति नहीं बैठेगी, सीट के नीचे बना लेते हैं। और भी प्लास्टिक का प्रयोग हर जगह पर हो रहा है, किंतु इसका दुरुपयोग बहुत हानिकारक सिद्ध हो रहा है। अगर ज़्यादा ही प्लास्टिक बनता रहा तो इससे बहुत सारी क्या हो रही हैं, जला रहे हैं तो प्रदूषण हो रहा है, जमीन के अंदर गल नहीं पा रही है, तो मेरी पृथ्वी के लिए भी क्या है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। देखिए पॉलीथीन जलाने से इसका धुआं वायुमंडल में फैलकर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। अगर जलाएंगे
तो प्रदूषण होगा। ठीक। पॉलीथीन की थैलियों में बची हुई खाद्य सामग्री प्राय खुले स्थानों पर फेंक दी जाती है। बहुत लोगों ने खाना पीना खाया, बच गया खाना पीना, उसी पन्नी के अंदर में बंद करके उसमें गांठ मार दी और उसे फेंक दिया। तो जैसे उस खाने को कहीं फेंक देंगे तो मान लीजिए कोई गाय आ गई, कोई कुत्ता आ गया, कोई भैंस है, कोई बकरी है, तो वो जानवर क्या करेगा? अब जानवर गांठ तो खोल नहीं पाएगा, तो उस खाने को खाने के लालच में उस पूरी पन्नी को भी खा जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन्हें खा करके वो क्या हो रहे हैं, जानवर बीमार हो रहे हैं। ठीक है, बीमार हो रहे हैं। प्लास्टिक पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्लास्टिक है उस पर पानी डालते रहो, पानी का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। भाई लोहे की चीज़ है तो वो एक बार के लिए पानी पड़ पड़ के खराब हो जाएगी, गल जाएगी, जंग लग जाएगी, बेकार हो जाएगी। बट ये प्लास्टिक तो खराब भी नहीं हो रही, जानवर के पेट में चलेगी तो जानवर को बीमार कर रही है। ठीक है, अतः यह सड़ गलकर नष्ट नहीं हो पाती है। वही बात है, सड़ नहीं पा रही, अभी दिखाई था क्या है प्लास्टिक, क्या सड़ नहीं पा रही है। तो उपयोग की गई पॉलीथीन की थैलियां आदि को यत्र तत्र फेंकने पर यह सीवर लाइन या नलियों में फंसकर नाली पानी के प्रवाह को रोक देती हैं। अब मान लीजिए हमने कोई खाना पीना खाया तो बहुत सारी पन्नियां ऐसी होती है हमारे घरों में इकट्ठी हो जाती हैं, कूड़े में हमने साफ कर दिया और फेंक दी, तो नदी नाला में फेंक दी, कूड़ियाँ कहीं फेंक दी, तो पानी से वो खराब तो हो नहीं पा रही है। तो थोड़े दिन बाद हम देखते हो क्या है, नाला जाम हो जाएगा, नाला जाम हो जाएगा तो बीमारी होगी, पानी नहीं बह पाएगा, दिक्कतें होंगी। ठीक है, और पानी एक स्थान पर ही फैलकर पर्यावरण को दूषित करता रहेगा। अतः पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए पॉलीथीन का उपयोग कर इसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य क्या है, हमने अगर कोई भी खाना पीना खाया है तो सबसे पहले सारी पन्नियों को इकट्ठा करेंगे, ऐसी जगह पर उसे रखेंगे, कूड़ेदान में, ऐसे कूड़ेदान में रखेंगे जहां पर उसकी अलग व्यवस्था हो। उस जगह पर नहीं रखेंगे जहां पर मैंने छिलके डाल दिए और भी चीज डाल दिए, तो छिलके वगैरह ऐसे होते हैं वो तो गल जाएंगे, पन्नी नहीं गलती है, इसी पन्नी को अलग रखेंगे। तो पन्नी मेरा किस में आता है, सूखे कूड़े में आता है। डब्बा देखा तुमने, गीले कूड़े का होता है, सूखे कूड़े का होता है। सूखा कूड़ा उसे कहते हैं जो एकदम गल नहीं सकता है, जैसे पन्नी वगैरह और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सूखी आती हैं, उसे अलग डाल देंगे हम। और जो गल जाता है उसे हम कहते हैं गीला कूड़ा, उसमें अलग रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के देखिए बहुत सारे हमारे विद्यालयों में भी है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कांच की। पहले सही बात अच्छी तरह ध्यान रखिए, कांच की अगर बात करें तो ये सारे उपकरण तुम्हें कांच के दिख रहे हैं, बर्तन दिख रहे हैं, तुम्हें किसके बने हुए हैं? ये चश्मे के अंदर भी हम प्रयोग किसका करते हैं? लेंसों में। उसके अलावा देखिए बहुत सारी खिड़कियां दरवाजों में हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, ऊंची क्लास में पहुंचते हैं तो हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल के बहुत सारे सामान होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं रसायन विज्ञान में, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी हमें ज्यादातर देखने के लिए कांच के मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कांच की अगर हम बात करें तो कांच कोई यौगिक नहीं है, कांच धातु के सिलिकेटों का एक विलयन यानी कि मिश्रण है। इसमें धातु के जो सिलिकेट होते हैं वो मिले हुए होंगे, मिश्रण होता है। ठीक है, वो क्या होते हैं? मिश्रण। मिश्रण मतलब एक होमोजेनियस मिश्रण, ठीक है, होता है। साधारण कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। साधारण कांच क्या है? उसका साधारण कांच में देखो मुझे सिलिका मिलेगा, सोडियम सिलिकेट मिलेंगे, कैल्शियम सिलिकेट मिलेंगे, ये सारी चीजों का मिश्रण क्या है? मेरा क्या बन जाता है? एक साधारण कांच। ठीक है, कांच एक निश्चित गलनांक नहीं होता। कांच का अगर हम बात करें तो उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है, कितने गलनांक पे वो गिल जाता है। ठीक है, उसके अलावा कांच की एक क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है, कांच की कोई किसी प्रकार की कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं है। ठीक है, अगली बात, गर्म करने पर वह नर्म हो जाता है। ठीक है, नर्म हो जाता है और द्रव में बदलकर बहने लगता है। यही कारण है कि कांच को ठोस न कहकर अति शीतल द्रव कहते हैं। अगर मैं इसे गर्म करता हूं तो गर्म करके क्या होगा मालूम है? ये पिघल जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। पहले ठोस है फिर गर्म करूंगा तो ये पिघल जाएगा। पिघलने का मतलब क्या? वो द्रव स्थिति में आ गया। ठीक है, तो देखिए कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती, इसकी गुणवत्ता
अवयवों पर निर्भर करती है। कांच के इन्हीं गुणों एवं संरचना के आधार पर ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कांच को हम देखते हैं तो ये मुझे क्या मिलेंगे, विभिन्न प्रकार के। अपनी डिजाइन को बना रही है लड़की या किताब देख रही है। अब यहाँ पर अधिकारी आ जाएंगे, वो कहेंगे मास्टर पढ़ाते नहीं है, और मास्टर यहाँ पर पावर पॉइंट बना करके पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कोई पढ़ता नहीं है। इसी वजह से विद्यालय मर्ज हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे खुद ही नहीं पढ़ते हैं अपने आप। जहां बच्चे पढ़ते हैं वहां मास्टर नहीं पढ़ाते। अब देखिए साधारण कांच को देखिए, साधारण या मृदु कांच। तो साधारण कांच में देखिए पहले तो मुझे देखिए सोडियम कार्बोनेट मिलेगी, उसमें थोड़ा चूना मिलेगा उसमें अंदर, और उसके अंदर रेत। इन सारी चीजों को मिला करके बनाया जाता है। तो इससे देखिए बोतल बना सकते हैं। परगनली का जो कांच होता है, खिड़की के शीशे होते हैं, तो ये खिड़की के शीशे ये सब क्या है, साधारण या मृदु कांच के बने होते हैं। उसके अलावा लैब के उपकरण जो होते हैं वो भी इसी के बने होते हैं। उसके अलावा देखिए बोतल वगैरह जो आपने देखी बहुत सारी नॉर्मल सी बनी हुई, ये सब क्या है इसके अंदर में, सब क्या है इसके अंदर में, साधारण कांच है इसके अंदर में। ठीक है, अगला देखिए कठोर कांच। कठोर कांच कौन सा होगा, कठोर कांच वो होगा कि इसे हम काफी टेम्परेचर पर भी गर्म करते हैं फिर भी वो पिघले नहीं। तो ऐसे कठोर कांच का हम प्रयोग कहां पर करेंगे, ज्यादातर लैब में। लैब में बहुत सारे ऐसे उपकरण होते हैं जिन्हें हम बर्नर के ऊपर रख करके गर्म करते हैं। तो ये गर्म तो बहुत हो जाते हैं बट ये पिघल नहीं पाते, तो ये इसे कहते हैं कठोर कांच। ठीक, तो इसमें देखो क्या मिलेगा, पोटेशियम कार्बोनेट होती है, चूना पत्थर होता है इसमें, और रेत का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग देखिए हम देखिए फ्लास्क बना सकते हैं, बीकर हैं, परखनली है। तो जितने भी ये प्रयोगशाला के उपकरण हैं, ठीक है, ये क्या है, प्रयोगशाला के उपकरण। ठीक है, लेबोरेटरी के अपैरेटस हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमें जैसे जैसे ऊंची क्लास में जाओगे और वहां पर विद्यालय अच्छा होगा तो वहां पर जाकर तुम देखना वहां लैब में ये सारी चीज मिलेंगी। इसके बनाने में हम कठोर कांच का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा देखिए चश्मे बारे में तुमने देखा कि चश्मे में कांच होता है। उसके अलावा मैंने तुम्हें पिछली बार प्रिज्म दिखाया था। तो प्रिज्म के लिए देखते हैं प्रिज्म में कौन से कांच का प्रयोग करते हैं। इसे हम कहते हैं फ्लिंट कहते हैं, या हम कहते हैं इसे प्रकाशीय कांच, या तो हम इसे कहेंगे फ्लिंट या कहेंगे हम इसे प्रकाशीय कांच। तो देखिए इसमें सोडियम कार्बोनेट मिलेगी आपको, पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगी, बोरिक एसिड मिलेगी तथा सिलिका भी मिलेगा। ये सारी चीजें मिलकर के क्या, मैंने इसे गर्म किया, गर्म करके इनका जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण से क्या करें, मैंने ये उपकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे देखिए प्रिज्म बना सकते हैं। ये है प्रिज्म, ठीक है तुम्हें, ये क्या है हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म। उसके अलावा देखो प्रकाशिक यंत्र बना सकते हैं, प्रकाशिक के बहुत बल्ब वगैरह के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा देखिए चश्मे वगैरह के अंदर जो लेंस है, हम यहाँ लेंसों में भी इसे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें लिखा है दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों के लेंस भी फ्लिंट कांच के ही निर्मित किए जाते हैं। तो किसी को दूर दृष्टि रोग हो जाता है, जिस प्रकार से मेरा चश्मा लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या है, इसके अंदर मुझे देखने के लिए प्रकाशीय कांच मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, उसके अलावा देखिए आजकल एक फोटोक्रोमिक कांच और आ गया। फोटोक्रोमिक कांच जानते हो उसको बच्चा, देखिए अगर हम फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा है। फोटोक्रोमिक लेंस वो होते हैं, तो मान लीजिए एक मैंने चश्मा ले लिया, इसे कहते हैं फोटोक्रोमिक चश्मा। अगर धूप तेज है, ये देखिए सन बना हुआ सन, अगर धूप तेज है, अगर धूप क्या है तेज, तो उसका ऑटोमेटिकली काला हो जाएगा। वो जिसे हम ऑटो लेंस कहते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, काला। यानी हमारी आंखों की सुरक्षा, अगर तेज धूप है तो वो ऑटोमेटिकली उसका रंग काला हो जाता है। अगर हल्के बादल हैं, अगर क्या है हल्के बादल मतलब धूप तो निकल रही है, तो उसका रंग देखो हल्का काला रहेगा। अगर बादल ही बादल है मतलब धूप है नहीं, ठीक, धूप नहीं है, अगर हमें धूप नहीं है तो उस समय पहनेंगे तो उसका रंग सफेद का सफेद ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। जैसे तो इसे कहते हैं फोटोक्रोमिक लेंस। ठीक है, तो इस प्रकार की बात करें तो इस कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला होता है। धूप में सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर के
चांदी व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परत चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे ही वो छाया में आएंगे तैसे ही वो क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है। तो उसके अंदर क्या सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कर देते हैं वो, उसके अंदर किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का, जो विघटित हो जाती है। जैसे धूप पड़ेगी तैसे ही क्या विघटित हो जाएगी, टूट जाएगी, और फिर क्या होती है, उस प्रकार से उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक, आगे देखिए मृतिका। आखिर में हम देखते हैं कि मृतिका किसे कहते हैं। अगर मृतिका की बात करें तो सबने देखो कुम्हार देखा, कुम्हार देखो किसी बर्तन को बना रहे हैं, आप चित्र में दिख रहा है तुम्हें, कुम्हार मिट्टी लेकर के आता है, वो एक विशेष प्रकार की मिट्टी लेके आता है। हर मिट्टी से बर्तन नहीं बनाएगा, वो पहले मिट्टी को देखेगा, समझेगा, तब मिट्टी को लेकर के आएगा। जब उससे देखेगा ये मिट्टी मेरे काम की है, तब उस मिट्टी को लेकर के आकर के उससे वो बर्तन बनाता है। ठीक है, तो देखिए कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिसे चिकनी मिट्टी या किले मिट्टी कहते हैं, या तो हम उससे चिकनी मिट्टी कहते हैं या हम उसे क्या कहते हैं, किले मिट्टी। ठीक है, तो चिकनी मिट्टी को जब लेकर के आएगा फिर क्या करेगा, देखो गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा, ये देखो दिख रहा है चाक, ये देखो दिख रहा है ये चाक, इसे कहते हैं चाक, ये गोल गोल चक्रता होता है इसे कहते हैं चाक, चाक। ठीक, चाक के द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें उच्च ताप पर, अब इसे चाक के द्वारा ये देखो कच्चे बर्तन बना रहा है, ये देखो ये बना के इसने रख दिया यहाँ पर, ठीक, कच्चे बर्तन बना था। ठीक है, फिर उन्हें क्या करेगा, इन्हें गर्म करेगा, तो उच्च ताप पर भट्टी में पकाएगा। ये पके हुए बर्तन ही मृतिका। अब ये बर्तन जो पके हुए तुम्हें दिख रहे हैं, ये वाले ये दिख रहे हैं बर्तन, इसी को हम कहते हैं क्या, मृतिका। ठीक है, मृतिका, इसी को हम क्या कहते हैं, मृतिका। उसके अलावा देखो तुमने चीनी मिट्टी के बर्तन देखे, तुमने चीनी मिट्टी के कप देखे, कप, तो वो क्या है, चीनी, चीनी मिट्टी कौन सी होती है, चीनी मिट्टी होती है, चीन देश देगा, चीन देश, चाइना कहते हैं, उसे कहते हैं चाइना की मिट्टी। तो वहां पर विशेष प्रकार की मिट्टी होती है, उस मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर हम इस कच्ची मिट्टी से बना रहे हैं, वहां पर वो चीन देश में मिली, इसलिए उसे कहेंगे चीनी मिट्टी। समझ में आई नहीं? तो देखिए चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृतिका है। इससे चीनी मिट्टी के कप प्लेट बना सकते हैं, केतली, गाड़ियों के स्पार्क प्लग होल्डर। तो देखिए ये बर्तन बन गए, ये गाड़ियों का स्पार्क प्लग बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, स्पार्क प्लग। उसके अलावा बिजली में उपयोग होने वाले क्या, फ्यूज कंडक्टर। ठीक, फ्यूज कंडक्टर, फ्यूज कंडक्टर देखिए घरों में खूब ये लगे हुए थे, ये बिजली काटा पीटी के लिए यूज करते हैं, इसमें बिजली नहीं आती है बिल्कुल भी। तो ये सारी चीज, चीनी मिट्टी भी क्या है, चीनी मिट्टी बात करें तो वो भी क्या एक तरह की मृतिका है। उसके अलावा देखिए हम देखते हैं साबुन के बारे में। साबुन क्या है, अगर मैं साबुन की बात करते हैं हम, तो देखिए हम यहाँ पर करें साबुन क्या है। कुछ साबुन औषधि के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे त्वचा के रोगी अधिकांशतः जिन साबुनों का उपयोग करते हैं उनमें कुछ मात्रा में कार्बोक्सिलिक अम्ल, गंधक, नीम का तेल मिले होते हैं। अब देखिए कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो नहाने के लिए यूज करते हैं, कुछ साबुन ऐसे होते हैं चेहरे को साफ करने के लिए स्पेशल रूप से बनाए गए फेस वॉश की तरह, कुछ साबुन ऐसे होते हैं कि मेरे शरीर पर फोड़ा फुंसी हो गया है तो उसे भी साफ करने के लिए बनाते हैं। तो साबुन भी क्या होते हैं, हमें बहुत ज्यादा क्या करते हैं, हमें फायदा करते हैं। ठीक है, रासायनिक रूप में अगर हम देखा जाए तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण हैं, इन्हें प्राय सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वनस्पति तेलों की पारस्पर क्रिया से बनाया जाता है। तो सोडियम, ये साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन। ठीक है, उच्च वसीय अम्लों के। ठीक है, ये देखो लिखा है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। देख रहा है नहीं, लिख लेना सभी, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाते हैं। अब देखिए अपमार्जक। अपमार्जक
और साबुन एक ही जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट। अपमार्जक को इंग्लिश में कहते हैं हम डिटर्जेंट। डिटर्जेंट अपमार्जक को हम क्या कहते हैं? डिटर्जेंट। अपमार्जक में क्या आता है? जैसे ये दिख रही है आपको नीचे टिक्की, ये अपमार्जक में। उसके अलावा सर्फ, हैंको, एरियल, रेन, घड़ी वगैरह सब देखे तुमने, सर्फ के पाउडर आते हैं, ये सब क्या है? अपमार्जक। यानी क्या है ये? डिटर्जेंट। ठीक है। देखिए, बाजार से जब आप कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं, तब दुकानदार साबुन की जो टिकिया देता है उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं होता। इस टिकिया को जब भी कभी तुम लेके आओगे कपड़े धोने वाली, इस पर कहीं पर भी साबुन नहीं लिखा होगा। इस पर कहीं भी साबुन नहीं लिखा होगा। इस पर क्या लिखा होगा? डिटर्जेंट केक। ये तो को नीचे लिखा हुआ, इसमें देख लो, डिटर्जेंट केक। केक देखा तुमने? केक केक कैसा होता है? जमा हुआ होता है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से इसे क्या कहते हैं? डिटर्जेंट केक। ठीक। तो टिकिया के रैपर पर डिटर्जेंट लिखा होगा, तो उस पर क्या लिखा होगा? डिटर्जेंट। ये देखो डिटर्जेंट लिखा है, यहां पर डिटर्जेंट लिखा है, इसको भी देखोगे, इस पर भी तुम्हें देखने के लिए क्या मिलेगा? डिटर्जेंट। देखिए, आपने कभी सोचा है कि डिटर्जेंट क्या है? यह डिटर्जेंट ही अपमार्जक है जो कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ। कठोर जल मालूम कौन सा होता है? कठोर जल मालूम कौन सा होता है? कठोर जल वो होता है जिसे कहते हैं हम खारा जल, एक तरह का, जिसे पानी पी नहीं सकता। मृदु जल वो होता है जिसे हम आसानी से पानी पी सकते हैं। मालूम है? मृदु जल ये देखा तुमने, ये नॉर्मल रूप से पानी पीते हैं, तो ये क्या है? मृदु जल। अगर हम इस वाले पानी से नहाएंगे तो साबुन होता है, तो नहाने वाला साबुन वो झाग अच्छा देगा। और अगर हम खारे पानी से अपने साबुन का इस्तेमाल करें नहाने, तो झाग नहीं देगा वो। ठीक। और ये डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड, ये उसके साथ भी झाग देगा और इस वाले पानी के साथ भी झाग देगा। तो यही तो देखो लिखा है, किताब को पढ़ते ही हो तुम घर जा करके। तो ये क्या है? कठोर जल के साथ भी झाग देने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है। यह कपड़ा धोने में काफी मददगार होता है, परंतु रासायनिक दृष्टि से साबुन से भिन्न है। साबुन को देखें, नहाने वाले को देखें और कपड़ा धोने वाले को देखें, तो दोनों के अंतर हमें क्या मिलेगा? विशेष प्रकार का क्या मिलेगा हमें? अंतर। ठीक। तो वो साबुन ऐसा होता है जो कठोर जल के साथ में झाग नहीं देगा, और ये साबुन ऐसा है जो दोनों के साथ में झाग देगा। ठीक। ध्यान रखना। अब इसके देखिए कुछ क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन आंसर देखिए। तो थर्माकोल की बात करें तो थर्माकोल का दूसरा नाम है क्या हमारा? स्टाइरोन। ठीक है। उसका पौधों का मुख्य पोषक तत्व देखिए, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, हमारा क्या है? नाइट्रोजन। जल्दी लगा लीजिए आप, और कल कॉपी में सबकी चेक करूंगा। ठीक। आज फेयर पर उतार लो कल। फेरिक ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है हल्का नीला। अगर मैं उसके अंदर फेरिक ऑक्साइड मिला दूंगा तो कैसा हो जाएगा? हल्का नीला। खिड़कियों में प्रयोग किए जाने वाला जो कांच है वो कैसा होता है? साधारण कांच। सबसे पहले मैंने दिखाया तो मैं साधारण कांच, उसे खिड़कियों में प्रयोग करते हैं। तो जहां पर जितने भी खिड़कियां लगी हुई हैं हमारे स्कूलों में, देखिए खिड़की कांच की है नहीं, बाहर लोगों की लगी हुई है, सब में क्या है? साधारण कांच। अब जो सही कथन है उसके ऊपर हमें सही निशान लगाना, जो सही नहीं है उसके ऊपर कटार करा देंगे। ठीक है। तो देखिए फोटोक्रोम की अगर हम बात करते हैं, देखिए फोटोक्रोमिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ सिल्वर आयोडाइड मिलाते हैं, ये बात सही है। अगर हम सिल्वर आयोडाइड, ये बच्चों अगर हम इसमें सिल्वर आयोडाइड मिला देंगे तो वो क्या? फोटोक्रोमिक बन जाएगा। जैसे धूप में जाएंगे सिल्वर आयोडाइड क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। ठीक। इस प्रकार से इस प्रकार की प्रक्रिया हम देख सकते हैं। रेयॉन, रेयॉन प्राकृतिक रेशा है? नहीं, रेयॉन सिंथेटिक है, जैसे मानव ने बनाया है। सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक, ये सभी ऐसी चीजें जो मानव के ही द्वारा बनाई गई हैं। इनसे क्या बनता है? मकान। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया। एंटीबायोटिक दवाओं की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग ज्यादातर हम उसके लिए प्रयोग करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए। कीटाणु को मारने के लिए ज्यादातर हम एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं करते हैं। ज्यादातर हम किसी भी चीज जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया उसके लिए मारने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके अलावा अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत वायरस का इन्फेक्शन है तो वहाँ भी एंटीबायोटिक दवा काम करती है, जैसे बुखार वगैरह है और भी चीज़ें वहाँ पर काम करनी है। कीटाणु को मारने के लिए ज़्यादातर हम डेटॉल का प्रयोग करते हैं। ठीक। और भी केमिकल का प्रयोग कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर
अब देखिए मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है। इसमें पहले मलो बर्तन, मेलामाइन है, मेलामाइन एक प्लास्टिक में आती है, तो प्लास्टिक के बर्तन बनाते हैं मेलामाइन को। अब सूत की बात करें या रेशम की बात करें या ऊन की बात करें, ये तीनों ही चीज ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक रेशे हैं, ठीक। तो ये क्या पेड़ों से मिलती है, हमें किससे मिलती है, प्लांट से मिलती हैं। अब धूप के चश्मे सूर्य की परावैंगनी किरणों में से आंखों में, अब धूप पे जाते हम तो तुमने देखा जब धूप तेज पड़ती है तो आदमी चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा काला चश्मा लगा लेते हैं, हल्का नीला लगा लेते हैं, हल्का हरा करने का लगा लेते हैं। तो ये सब क्या है, जो सूर्य से आने वाली धूप पड़ रही है, परावैंगनी किरणें हैं, उससे हमारी आंखों को क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन बनता है। साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणी क्या कहलाते हैं, साबुन। संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। भाई संश्लेषित कपड़े मतलब यार मान लीजिए जैसे टेरी कोट वगैरह है, टेरी लीन है, तो इसके कपड़े देखेंगे तो बहुत से मजबूत मिलते हैं और काफी दिनों तक चलते हैं। अब देखिए प्रश्न है, इस प्रश्न को उतार लेना, अभी मैं पावर पॉइंट को रोक दूंगा 2 मिनट के लिए, ठीक है। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं जो हमें प्रकृति से मुफ्त मिलती हैं। तो प्राकृतिक चीजें वे होती हैं जैसे मुफ्त मिलने वाली क्या है मालूम है, जैसे पहाड़ मिल गए हमें, नदियां मिल गई, ठीक। उसके अलावा समुद्र फ्री का मिल रहा है हमें, झील मिल रही है, मिट्टी मिल रही है, वायु मिल रही है, सूर्य मिल रही है, सब क्या है, प्राकृतिक चीजें, ये सब हमें फ्री से मिल रही हैं। और मानव निर्मित वस्तुएं वे होती हैं जो मानव ने बनाई है, जैसे वस्त्र बनाए हैं, मोटर कार बनाई है, ठीक है, कृषि यंत्र, मकान इत्यादि चीज बनाई है। अगला प्रश्न देखिए, अब हाइलाइटर का प्रयोग करता हूं मैं अब यहां पर, देखिए कलर चेंज कर देता हूं, सेकंड। यहां देखिए, ये देखिए किन्हीं 4 प्रकार के कांचों के नाम लिखिए। तो देखिए एक तो हमारा साधारण कांच या मृदु कांच कहते हैं, एक है कठोर कांच, एक है फ्लिंट कांच, एक है फोटोक्रोमिक कांच। ये देखिए हमारे प्रश्न का आंसर हो गया, ठीक। अगला देखिए प्रश्न 4 का पॉलीथीन, टेफलॉन, एक्रिलिक तथा बेकेलाइट का एक एक उपयोग लिखवा रहे हैं। तो देखिए पॉलीथीन का उपयोग, देखिए पॉलीथीन का उपयोग किस में करते हैं, थैली बनाने में, ठीक है, सबको दिख रहा है, हाँ सब दिख रहा है जी बोर्ड पर, ठीक है। अब देखिए टेफलॉन का उपयोग नॉनस्टिक बर्तन बनाने में करते हैं, ठीक। एक्रिलिक का उपयोग कार एवं ट्रकों की खिड़कियों में करते हैं, ठीक। बेकेलाइट का उपयोग बिजली के प्लग, स्विच, कंघी आदि बनाने में करते हैं। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इस प्रश्न का ऐसे जवाब दे सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न, अगला देखिए मृतिका क्या है। मृतिका के बारे में तुम्हें अभी बताया ना, कच्चे बर्तन होते हैं, कच्चे बर्तनों को भट्टी में जब पका देते हैं, पके हुए बर्तन होते हैं, क्या कहते हैं हम, तो देखिए कच्चे मिट्टी के बर्तन जो भट्टी में उच्च ताप पर पके हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। जैसे गागर क्या है, मृतिका है। गागर क्या है, गागर का पानी पीते हैं, पानी भरी हुई रखी है, उसे क्या कहेंगे हम, मृतिका। सुराही जो बन के तैयार हो गई है पक करके, उसे क्या कहेंगे हम। संश्लेषित रेशे क्या है, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रोन, रेयन, ये सभी चीजें ऐसी हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। जो मानव के द्वारा बनाई जाती है उसे कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं या संश्लेषित वस्तुएं, ठीक है। तो संश्लेषित रेशे ये अधिक मजबूत, टिकाऊ होती हैं, पानी से भिगोने पर जल्दी सूख जाती हैं। सूती कपड़ा ले लीजिए आप और एक ले लीजिए टेरीकोट का, दोनों कपड़ों को साफ करके डाल दीजिए। टेरीकोट का कपड़ा है वो जल्दी सूख जाएगा, सूती कपड़ा क्या है वो देर में सूखेगा। क्यों, सूती कपड़े के अंदर क्या होता है, उसने पानी ज्यादा भर लिया अपने में, फिर पानी सूखने में क्या लेता है वो समय। अब देखिए यहां पर, देखिए यहां पर मिलान करना है हमें। मनुष्य अथवा मशीनों द्वारा तैयार की गई वस्तुएं,
तो मनुष्य बनावेगा या कोई मशीन बनानी, मशीन भी आदमी ने, तो सब क्या है? मानव निर्मित है। तो यहाँ पर लिख दो ये सारी चीज क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, ये सब क्या कहलाती है? मानव निर्मित वस्तुएं। अब मकान बनाने में देखो क्या चीज का प्रयोग करेंगे हम? मकान बनाने के लिए देखिए हम प्रयोग करेंगे, हम यहाँ पर ईंट का प्रयोग करेंगे, सीमेंट का प्रयोग है, सरिया वरिया गाटर वाटर ये सब मकान बनाने में प्रयोग करते हैं इसका। इसे इस पे लगा दीजिए। ठीक, अब सीमेंट के नए प्लास्टर पर, सीमेंट मकान बनते हुए तुमने देखा है? तो जैसे मकान बनेगा सीमेंट का, जब प्लास्टर करेंगे तो क्या करेंगे? उसे दूसरे दिन बाद उसे तराई करेंगे, तो उसके ऊपर हम क्या करेंगे? पानी का छिड़काव। फिर रेयन रेशों को हम क्या कहते हैं? रेयन क्या है? एक कृत्रिम अर्थात संश्लेषित मानव निर्मित। इसे लगा लो। सबने लगा लिया? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे देखिए एक और प्रश्न है हमारे पास। प्रश्न है हमारा 6 का। भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? भूमि में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए, भूमि है मेरा मतलब जमीन है, जमीन के अंदर कुछ मैंने कर दिया है, दाने डाल दिए, तो अब मुझे दाने अच्छी तरह से हों, उपजाऊ हों, इसके लिए मैं क्या करूँगा? पोषक तत्व कौन कौन से डालेंगे, किस किस का प्रयोग करेंगे? तो देखिए पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं। भूमि को जोत कर कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए। पहले क्या करें हम? ट्रैक्टर से या हल्की मदद से क्या करेंगे? खेत को जोत करके कुछ समय के लिए उसे छोड़ देंगे, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति पर्यावरण से स्वतः ही होती रहे। फसल चक्र के नियमों का पालन किया जाए। कौन ये बात कर रहा है? पोषक तत्वों की कमी के लिए रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, उसके अलावा अगर पोषक की कमी है तो उसमें विभिन्न प्रकार की मैं क्या डाल दूंगा? खाद। क्या डाल दूंगा मैं? खाद। उसके अलावा देखिए अगला देखिए, ये क्या हो गया यहाँ पर? डबल हाईलाइटर ले लेता हूं। अब देखिए यहाँ पर धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मा का प्रयोग क्यों करते हैं? अरे भैया धूप में बाहर निकलेंगे तो बहुत तेज गर्मी पड़ रही होगी, सूर्य से निकलने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं बोले हमारी आंखों को क्या करेंगे? नुकसान। तो हम क्या करेंगे? चश्मा का प्रयोग करेंगे। तो धूप के चश्मों का प्रयोग आंखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए करते हैं। सूर्य की गर्मी का मतलब क्या है? सूर्य से क्या निकली है? पराबैंगनी किरणें। संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र जल्दी क्यों सूख जाते हैं? संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र हल्के होते हैं और उनमें सिकुड़न नहीं होती, इसलिए ये जल्दी सूख जाते हैं। तो मैंने तुम्हें अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर हम चश्मा पहनेंगे तो हमें पराबैंगनी किरणों से बचे रहेंगे सूर्य की। दूसरी बात, जितने भी मानव निर्मित जैसे टेरीकोट वगैरह है, जैसे मान लीजिए मेरे पास टेरीकोट का कोई कपड़ा है, इसे हम धुल देते हैं तो बहुत जल्दी क्या हो जाता है? सूख जाता है। ठीक, तो सूख जाता है बहुत जल्दी। और अगर हम वैसा डालेंगे, सूती डालेंगे तो सूती वाला में क्या होगा? देर में सूखे, क्योंकि उसके अंदर पानी भर जाता है ज़्यादा, तो ये जल्दी सूख जाता है। उसके अलावा देखिए अगला जैव निम्नीकरण। ऐसी चीज बताइए जैव निम्नीकरण में जिस चीज जैव निम्नीकरण की ये मालूम क्या होता है? इसे कहते हैं बायोजैव। पहले इधर समझिए, इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल। ये तो मैंने लिख दिया बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो किसी जीव के द्वारा जल्दी नष्ट हो जाए। जैसे इंसान मर जाता है, भैंस मर जाती है, गाय मर जाती है, उसे जमीन में डाल देते हैं तो जमीन में क्या होता है? बहुत सारे कीटाणु होते हैं छोटे छोटे, जैसे हम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया उसे सड़ा देंगे, नष्ट कर देंगे। तो बैक्टीरिया क्या है? जीव। तो इसीलिए हम जो बैक्टीरिया के द्वारा जल्दी सड़ जाते हैं उसे कहते हैं हम क्या? बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जैव निम्नीकरण की। ठीक है, जो बैक्टीरिया के द्वारा सड़ रहे हैं। तो देखिए
वे पदार्थ जो जीवाणु द्वारा विघटित हो जाते हैं, जैसे कागज भी हो जाएगा, सूती कपड़ा हो जाएगा, ऊनी वस्त्र हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी चीज मर गई है, मान लीजिए फल है, फल भी बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब कोई इंसान मर गया, वो है, कोई भी जानवर कुछ भी हो, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और जो सड़ता नहीं है उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये जीवाणु द्वारा विघटित नहीं होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक या टिन। वो तो बैक्टीरिया सड़ा देगा उसे, लेकिन प्लास्टिक को बैक्टीरिया नहीं सड़ाता है। अगर बैक्टीरिया सड़ा देता प्लास्टिक को तो बहुत ज्यादा पाइपलाइनें जो प्लास्टिक की पड़ी हुई है, मालूम क्या होता है उसका, सब सड़ जाती है। तो इसलिए प्लास्टिक क्या है, हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है बहुत ज्यादा। फायदामंद भी है, नुकसानदायक, फायदामंद तो कम है, नुकसानदायक ही ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें।